हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी शिक्षण। हिंदी की यह 20वीं क्लास है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा संरचनात्मक पद्धति, या फिर जो भाषा शिक्षण की संरचनात्मक विधि है वह क्या होती है, उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली होती है और क्या क्या उसके गुण दोष रहते हैं। यह क्वेश्चन इतना मैं ज़्यादा लेने वाला नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बार आपके पेपर में आया हुआ है यह लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तब पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि यह मोस्टली इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी में इसको इतनी मान्यता नहीं दी गई अभी भी। अब देख लेते हैं ये जो आपका संरचनात्मक पद्धति या संरचनात्मक विधि है क्या होता है। हमने हिंदी शिक्षण की या भाषा शिक्षण की बहुत सारी विधि अपनी पिछली वीडियो में पढ़ ली है, लेकिन उन विधियों में एक कॉमन बात थी कि उन विधियों के द्वारा हम उन बच्चों को पढ़ा रहे थे जिनकी मातृभाषा हिंदी है। जो बच्चे पहले ही हिंदी जानते हैं, पहले ही हिंदी बोलते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे बच्चों को हम हिंदी सिखा रहे थे उन विधियों के द्वारा। लेकिन संरचनात्मक पद्धति में हम ऐसे बच्चों को हिंदी सिखाते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती। जैसे कोई बच्चा आपका केरला से आया है आपके पास और उसे आपको हिंदी सिखानी है, या फिर कोई इंग्लैंड से आया है अंग्रेजी बोलता है, उसे आपको हिंदी सिखानी है। संरचनात्मक पद्धति में हम किसी ऐसे बच्चे को हिंदी सिखाएंगे जिसे हिंदी बोलनी बिल्कुल नहीं आती, जो हिंदी भाषी नहीं है, जिसकी मातृभाषा हिंदी से अलग है। अगर कोई बच्चा इंग्लैंड से आया है, इंग्लिश बोलता है, अगर हमें उसे हिंदी सिखानी है तब हम इस पद्धति या इस विधि का प्रयोग करेंगे। और इस विधि में हम क्या प्रयोग करते हैं या कैसे हम हिंदी सिखाते हैं, हम क्या करते हैं, हिंदी की जो संरचनाएं हैं, हिंदी की संरचनाओं पर बल देते हैं। हमारा क्या मानना होता है, जो शिक्षक है अगर इस विधि का प्रयोग कर रहा है, उस शिक्षक का क्या मानना होता है, भाषा में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चरल अप्रोच, अगर आप इंग्लिश जानते हैं थोड़ा बहुत तो समझ पाए होंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। भाषा में क्या होती है, स्ट्रक्चर मतलब वाक्य की संरचनाएं। किसी भी भाषा की मैं बात कर रहा हूं, उस भाषा में वाक्य की जो संरचनाएं होती है, वाक्य की संरचना, ठीक बात है। अब वाक्य की संरचनाएं हमारे पास हैं, हम किसी भी भाषा को दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे या प्रयोग करेंगे, हम क्या करेंगे, उसे वाक्यों में ही प्रयोग करेंगे। न तो पैराग्राफ में प्रयोग कर सकते, न शब्दों में प्रयोग कर सकते, वाक्यों में ही प्रयोग करेंगे हम। और जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो वाक्यों की कुछ संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं फिक्स। जैसे आपका पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी, इस तरह के वाक्य के स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना होती हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को भाषा बोलते हैं तो वाक्यों में बोलेंगे, और वाक्यों की फिक्स संरचना है। हिंदी में कितनी संरचनाएं होंगी, 300 से 400 के समथिंग हिंदी में संरचनाएं होंगी, जितनी भी होंगी। हम क्या करें, इसमें से या तो 150 या फिर 200 जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती हैं संरचनाएं, अगर वे हम बच्चों को सिखा दें, किसी ऐसे बच्चे को हमने वे संरचनाएं, वाक्य की संरचनाएं हमने अपने बच्चों को सिखा दी जो हिंदी नहीं बोलता। अब उसके सामने कोई आकर हिंदी बोलेगा तब वह हिंदी किस चीज में बोलेगा, संरचना में ही तो बोलेगा, जो वाक्य की संरचना है। और जिस संरचना का वह प्रयोग कर रहा है वह संरचना तो ऑलरेडी उस बच्चे ने सीख रखी है। तब इसका मतलब क्या हुआ, वह बच्चा उस व्यक्ति को समझ जाएगा, और अगर उस बच्चे को खुद कुछ कहना होगा तब भी वह किसी एक संरचना में कह सकता है। अब आप समझ पाए होंगे हम क्या करते हैं, इसमें जो संरचना पद्धति होती है, हम बच्चों को भाषा के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सब ये जो आपके वाक्यों के जो संरचनाएं होती हैं, कैसे वाक्य हमारे बनते हैं, अलग अलग तरह के वाक्य बनते हैं। जैसे चाहिए वाला वाक्य होता है, एक क्यों वाला वाक्य होता है, एक क्या वाला वाक्य होता है, एक कैसे वाला वाक्य होता है। ये जो सारे वाक्य होते हैं, इन सारे वाक्यों को हम बच्चों को बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना सिखा देते हैं। इससे क्या होता है, जब भी बच्चा कहीं बाहर जाता है तो वह किसी भी एक संरचना का प्रयोग करके अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है, और भाषा वह सीख जाता है। हम न तो भाषा के नियम बताते संरचनात्मक पद्धति में, कभी भी हम नियम नहीं बताते, न तो नियम रटवाते, न ग्रामर बताते, जनरली इतनी एडवांस फॉर्म में हम कुछ नहीं बताते। बस वाक्यों के स्ट्रक्चर्स बता देंगे जो ज़्यादातर प्रयोग होती हैं। जैसे भाषा की ज़्यादातर प्रयोग होने वाली संरचनाओं, जो स्ट्रक्चर्स है, उसका ज्ञान करा देते हैं हम, तो वह भाषा प्रयोग करना भी सीख जाएगा या भाषा प्रयोग करना सीख जाता है। ऐसी बातों को इसमें माना जाता है। यह हमारा सिद्धांत होता है इस विधि में। अब प्रयोग कैसे करते हैं हम इस विधि को, सबसे पहले एक टीचर क्या करता है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए किसी एक संरचना का चयन करता है कि आज मैं हिंदी की कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक बात है, आज मैं हिंदी की नहीं वाली जो एक स्ट्रक्चर है उसे पढ़ाऊंगा। उसने वह
डिसाइड कर लिया एक हिंदी के शिक्षक ने। उसके बाद वह क्या करेगा, वह जो संरचना है हमारी, जो भी होगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जो भी संरचना होगी हमारी, क्या करेगा, उस संरचना का छात्रों को अर्थ बताएगा। इसका अर्थ क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं हम, अगर इसमें हम यहाँ पर नोट लगा रहे हैं, नोट क्यों लगा रहे हैं, इस प्रकार से अर्थ बताएगा। उस संरचना को अलग अलग स्थितियों में प्रयोग करके बताएगा। जैसे स्कूल में अगर हैं हम तो कैसे प्रयोग कर सकते हैं उस संरचना का, मंदिर में है तब कैसे प्रयोग करेंगे, इसके अलावा बाहर दोस्तों के साथ हैं तो उस संरचना का क्या प्रयोग हो सकता है और कैसे प्रयोग हो सकता है। पहले एक शिक्षक ने संरचना का चयन किया, उसके बाद उस शिक्षक ने उस संरचना का परिचय दिया बच्चों को, उसके बाद उस शिक्षक ने उस संरचना का महत्व बताया कि हम इसे कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। फिर वह अलग अलग स्थितियों में उसको प्रयोग करता है, अलग अलग जगह पर, यहाँ पर आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं या किन प्रकार के वाक्य संरचना से बनेंगे। उसके बाद वह बच्चों से कहता है आप इस संरचना को अलग अलग विधियों में या अलग अलग जगह पर प्रयोग कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, उस संरचना को अलग अलग स्थितियों में साथ ही अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे कभी आपका हैप्पी के माहौल में कर लेंगे, सब खुश हैं, कभी सैड के माहौल में कर लेंगे, अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्थिति में बच्चे उसका प्रयोग करते हैं। इससे छात्र उस संरचना से परिचित हो जाते हैं तथा जब उस संरचना को बच्चे सुनना, बोलना, समझना सीख जाते हैं तब हम उस संरचना को लिखना व पढ़ना सिखाते हैं। उस संरचना को हम लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, इससे हम भाषा का पूरा ज्ञान बच्चों को दे देते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा का ज्ञान बच्चों को हो जाता है। ये लय कहाँ से आ गया। हम इस भाषा में दो चीज़ों पर अधिक बल देते हैं। सबसे पहले तो शिक्षक बोलेगा, बच्चे सुनेंगे। शिक्षक उस संरचना का प्रयोग करेगा, बच्चे सुनेंगे। दूसरे नंबर पर बच्चे उस संरचना का प्रयोग करेंगे। इस वजह से हम इसे श्रव्य मौखिक पद्धति भी कह देते हैं। बच्चे सुनकर व बोलकर सीखते हैं। लिखना और पढ़ना हम उन्हें बाद में सिखाते हैं जब वे उस संरचना से परिचित हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार की संरचनाएं हम बच्चों को सिखाते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं यह आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कुछ संरचना हिंदी की होती हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया। एक संरचना हिंदी की यह हो गई, या फिर हम इसे हिंदी का एक वाक्य भी कह सकते हैं। अब इस संरचना पर जो वाक्य बना वह ऐसे बना, विनय ने नेहा की पेंसिल चुराई है, या फिर मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, ऐसे भी हो जाता है। तो एक संरचना पर अलग अलग वाक्य बनाकर दिखाते हैं हम बच्चों को। कर्ता, कर्म, क्रिया नहीं प्लस क्रिया, एक संरचना यह हो गई। विनय ने नेहा की पेंसिल नहीं चुराई, एक संरचना हमारी यह हो गई। कर्ता, कर्म, क्रिया प्लस चाहिए, ये चाहिए वाली हो गई। उसे नेहा की पेंसिल चुरानी चाहिए। एक संरचना हमने इंटरोगेटिव वाली ले ली, जिसे आप क्या वाली संरचना भी कह देते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, उसके बाद सकता प्लस सहायक क्रिया। जैसे क्या विनय नेहा की पेंसिल चुरा सकता है, ये हमने सकना वाली प्लस प्रश्नोत्तर वाली, ये दो वाली हमने, दो चीज़ों वाली संरचना हमने यहाँ पर ले ली। ये संरचनाएं होती हैं। पहले हम इन संरचनाओं को बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो बार बार बोल बोल कर बहुत सारे वाक्य बनाते हैं। उसके बाद बच्चों से कहते हैं अब आप वाक्य बनाना सीखो या अब आप वाक्य बनाकर दिखाओ। हम क्या करते हैं, इसमें संरचनाओं का प्रयोग करते हैं इस विधि में, और संरचनाओं के द्वारा हम क्या दर्शाते हैं, वाक्य। जिस वजह से हम बोल देते हैं जो इस भाषा की या इस विधि की जो इकाई है वह वाक्य को माना जाता है। यह आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आपकी संरचनात्मक पद्धति है उसमें भाषा की इकाई किसे कहा जाता है, वाक्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें भाषा को वाक्यों में प्रदर्शित करते हैं। और जो आपकी व्याकरण विधि है, आप व्याकरण सिखाकर किसी को भाषा सिखाएं, उसकी जो इकाई होगी भाषा की वह होगी शब्द। क्यों होगी, क्योंकि हम बच्चों को एक एक शब्द बताते हैं, यह नाउन है, यह संज्ञा है, यह प्रोनाउन है, इसका मतलब ये है, इसको आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम वाक्य का ज़्यादा मतलब नहीं रखते, वहाँ पे हम शब्दों का ज़्यादा मतलब रखते हैं। इस विधि में हम वाक्य का ज़्यादा मतलब रखते हैं। यहाँ पर आपका इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता वह वाला। अब इसमें हम भाषा को बोलने सुनने पर अधिक बल देते हैं, जो कि वर्तमान मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार सही है। यह बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार है। यह संरचनात्मक या फिर संरचनाएं प्रधान एक पद्धति है। इसमें हम यह मानते हैं कि भाषा में संरचनाएं प्रधान होती हैं, क्योंकि हम संरचनाओं के माध्यम से ही भाषा को प्रदर्शित करते हैं। यह हो जाती है हमारी संरचनात्मक पद्धति, उसकी प्रक्रिया। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम संरचनाओं का चयन कर रहे हैं या क्रम निर्धारण कर रहे हैं, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। हमने संरचनाओं का चयन किस प्रकार किया है, और अगर हमने चयन कर लिया उनका,
तो उनका क्रम निर्धारण कैसे किया है, पहले मैं कौन सी संरचना पढ़ाऊंगा, बाद में मैं कौन सी संरचना पढ़ाऊंगा, यह जो हमारा हो जाता है क्रम निर्धारण चयन, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस संरचना में। संरचना कैसी चयन करता हूं मैं और आगे पीछे कैसे करता हूं, यह करने के लिए एक टीचर को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात है उपयोगिता, कि जो संरचना बच्चों के जीवन में उपयोगी हो मैं उसे सिखाऊंगा और उसे मैं पहले सिखाने की कोशिश करूंगा, जितना पहले वह हो जाएगी मेरे से, जितना पहले मैं उसे सिखा सकूंगा उतना पहले रखूंगा, जो संरचना बच्चों के जीवन में उपयोगी हो। उत्पादकता, ऐसी संरचनाएं जो अपने आप में से दूसरी संरचनाओं का उत्पादन कर दे, ऐसी संरचनाओं को भी मैं पहले रखने की कोशिश करूंगा। शिक्षक यह सोचता है, जैसे मिस्टर रॉय कहाँ हैं, अब मिस्टर रॉय यहाँ है, मिस्टर रॉय यहाँ नहीं है, कहाँ है मिस्टर रॉय। इस तरह से एक संरचना पर मैं कई वाक्य बना सकता हूँ या कई संरचनाएं बनाकर दिखा सकता हूँ। ऐसी संरचनाओं को मैं पहले रखने की कोशिश करूंगा। तीसरा पॉइंट हो जाता है सरलता, जो संरचनाएं सरल हो, जिन्हें पढ़ाना आसान हो, जिन्हें समझना आसान हो, बच्चे जिनका अर्थ आसानी से ग्रहण कर लें, ऐसी संरचनाओं को मैं पहले लेने की कोशिश करूंगा। चौथा पॉइंट है हमारा आवर्ती, मतलब जो संरचनाएं बच्चों के जीवन में बार बार देखने को मिले, उन्हें ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो वे बार बार सुनते हो, जगह जगह पर उनका प्रयोग हो, उन संरचनाओं को मैं पहले लेने की कोशिश करूंगा। रेंज, ऐसी संरचनाएं जो एक ही संरचना कई जगह पर प्रयोग हो सकती हो, एक ही वाक्य है वह कहीं जगह पर प्रयोग हो सकता है, जैसे वह नहीं रहा। अगर मैं इस संरचना की बात करूं तो यह कई जगह पर प्रयोग हो सकता है। वह नहीं रहा कि वह अब नहीं रहा, भाई वह मतलब अब दुनिया में नहीं रहा वह, या फिर हम यहाँ पर यहाँ लगा दें कि वह यहाँ नहीं रहा, या फिर यहाँ वह नहीं रहा, तब क्या होगा, इसका मतलब है यहाँ पर नहीं रहा, वह जिंदा तो है अभी। अब एक संरचना है, उस संरचना के कई मतलब निकल रहे हैं, ऐसी संरचना जिनके कई मतलब निकले हैं जो अलग अलग संदर्भों में लागू हो सकती हो, उन्हें पहले लेने की कोशिश करता है टीचर। छात्रों की जो रुचि होती है, जिन संरचनाओं में छात्रों की रुचि अधिक लगती है शिक्षक को, उन संरचनाओं को पहले लेने की कोशिश करता है। छात्रों का जो पूर्व ज्ञान होता है, बच्चे को कितना पूर्व ज्ञान है शिक्षक को यह बात तो पता ही है। अब शिक्षक उन संरचनाओं को भी लेने की पहले कोशिश करता है जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से ज़्यादा जुड़ती हों, जैसे बच्चों को शब्दों का या फिर आपका हम कह सकते हैं साधारण, आपके जो पॉजिटिव वाक्य हैं, साधारण पॉजिटिव यानी कि मैं करता हूँ वह जाता है, ऐसे वाक्यों की नॉलेज है तो हम क्या करेंगे, अब बाद में नेगेटिव को लेंगे, वह नहीं जाता, मैं नहीं कर सकता। ऐसे पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए इन 7 पॉइंट का ध्यान रखते हुए कोई भी एक शिक्षक संरचनाओं का चयन करता है, उसके बाद उनका ग्रेडेशन करता है, ऊपर से नीचे क्रम निर्धारण करता है, पहले कौन सी दूसरी कौन सी, यह पूरी प्रक्रिया हो जाती है आपकी इस संरचनात्मक पद्धति की। अब बात कर लेते हैं संरचनात्मक पद्धति के कौन कौन से गुण रहने वाले हैं। यह एक अच्छी पद्धति मानी जाती है हिंदी शिक्षण की। अगर किसी दूसरे बच्चे को हम हिंदी सिखाएं जिसे हिंदी नहीं आती, इसके गुण रहने वाले होते हैं 12 गुण है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, हेडिंग बना के आप थोड़ा थोड़ा सा इनमें लिख सकते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन पहले हो गया है वही आपका 4 पेज पर आराम से आ जाएगा। हेडिंग बना के थोड़ा थोड़ा सा इनमें लिख सकते हैं, 8-10 जितने भी याद रह जाएं आपके लिख देना वहाँ पे जाके पेपर में। सबसे पहला पॉइंट हो जाता है हमारा, इस विधि में भाषा शिक्षण की इकाई या भाषा की इकाई जो है वह वाक्य है। कोई भी ऐसी विधि जिसकी इकाई वाक्य होती है उसे हम अच्छी मानते हैं, वर्तमान मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार मानते हैं। यह इस विधि का एक गुण हो जाता है। दूसरा गुण हो जाता है, बच्चे क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं व्याकरण सिखा रहा हूँ और बच्चे चुपचाप बैठ के नियम रट रहे हैं या नियम लिख रहे हैं, नहीं, वे क्या करते हैं, भाषा को सुनते हैं और भाषा को बार बार बोलते हैं, फिर सुनते हैं, फिर बोलते हैं। शिक्षक बोलता है तो सुनते हैं, दूसरा बच्चा बोलता है तो सुनते हैं बच्चे। भाषा को बोलकर और सुनकर भाषा का प्रयोग करके भाषा को सीखते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है, भाषा के प्रयोग पर बल दिया जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाता है, बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वह क्या करता है, भाषा को सुनता है, उसके मम्मी पापा भाषा प्रयोग करते हैं, बच्चा भाषा को सुनता है, उसके बाद वह भाषा को बोलता है, स्पीकिंग, भाषा को बोलता है वह, उसके बाद वह भाषा को पढ़ता है और बाद में लिखता है। यह क्रम होता है किसी बच्चे का भाषा सीखने का। इसे हम स्वाभाविक रूप या नेचुरल रूप कहते हैं, भाषा सीखने का प्राकृतिक रूप। और इस विधि में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को भाषा के जो स्ट्रक्चर है उन्हें सुनाएंगे, फिर बच्चों से कहेंगे अब आप तुम बोलो, बाद में हम उन्हें पढ़ना व लिखना सिखाते हैं। यह जो
भाषा सीखने का स्वाभाविक रूप है, उसका पालन करती है यह विधि। चौथा नंबर हो जाता है हमारा, इसमें भाषा सीखने के लिए भाषिक वातावरण बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा, महत्वपूर्ण पॉइंट है यह। अब हम व्याकरण के द्वारा अगर भाषा सिखाएं तो टीचर ही भाषा बोलता रहता है, और कौन सी भाषा बोलता है, वह बच्चों की मातृभाषा बोलता है। जो टारगेट लैंग्वेज है हमारी, उसे टीचर इतना नहीं बोलता। लेकिन इस विधि में क्या होता है, जो टारगेट लैंग्वेज होता है उसका भाषिक वातावरण बन जाता है। बच्चे भी वही भाषा बोल रहे हैं, शिक्षक भी वही भाषा बोल रहा है, तो एक भाषिक वातावरण मिल जाता है बच्चों को, और उस वातावरण में बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा हो जाता है, यह गतिविधि आधारित पद्धति है। मतलब बच्चे बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, इसमें एक्टिविटी भी कर सकते हैं आप, या फिर गतिविधि आप इन्हें मान सकते हैं। बच्चे डल नहीं है, शांति से नहीं बैठे हुए, कुछ काम कर रहे हैं, वह भी आपकी गतिविधि हो जाती है। छठा पॉइंट हो जाता है, छात्र सक्रिय रहकर सीखते हैं। सक्रिय रहकर सीखते हैं मतलब आराम से बैठकर, सोकर नहीं सीखते, नियम रटकर खुद कुछ करके सीखते हैं। सातवां पॉइंट हो जाता है हमारा, यह वास्तविक परिस्थितियों के संबंध में शिक्षण होता है। मतलब इस विधि में जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं, एक शिक्षक क्या करता है, यह देखता है कि बच्चों को कौन सी संरचना ज़्यादा प्रयोग करने को मिल रही है, उस संरचना को पढ़ाएगा। तो उसने क्या किया, उनकी जो वास्तविक सिचुएशन थी उसे देखा। इसके अलावा जो संरचना है, वह जो संरचना है उस संरचना का भी वह प्रयोग करके दिखाता है। और किन परिस्थितियों में करता है, जिन परिस्थितियों में बच्चे की जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं उनमें प्रयोग करता है। अगर बच्चा आपका पहाड़ी माहौल से है तो वह ऐसे ऐसे वाक्य बच्चों को पढ़ाता है कि जो उनके पहाड़ों से, पर्वतों से, पेड़ पौधों से संबंधित हों। ऐसे ऐसे वाक्यों में उस संरचना का प्रयोग करता है, तो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं बच्चे। आठवां पॉइंट है, इसमें भाषा प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है, न कि रटने पर, आप समझ पाए होंगे। नौवां पॉइंट है, इसमें पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है। एक संरचना की एक शिक्षक कितने वाक्य बनाता है, उस संरचना को मतलब कितनी बार रिपीट करता है, उसके बाद अलग अलग बच्चे उस संरचना पर वाक्य बनाते हैं, वह संरचना कितनी बार रिपीट हो जाती है। इसके साथ ही शिक्षक क्या करता है, 10 दिन बाद जो 10 दिन पहले संरचना पढ़ाई थी उससे भी थोड़ा सा ले सकता है, उसके बारे में 5 मिनट पढ़ा सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति पर अधिक बल देते हैं, बार बार रिपीटिशन कराते हैं बच्चों से संरचना का। 10वां पॉइंट है, यह मनोविज्ञान के नियमों का पालन करती है, छात्र केंद्रित है। मनोविज्ञान के नियम कहते हैं बच्चे खुद कुछ करके एक्टिव रह के सीखें, और यही हमारा यह होता है। और मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार ही इस विधि का निर्माण किया गया है, संरचनात्मक पद्धति का। 11वां नंबर हो जाता है हमारा, इस विधि में बच्चे क्या होते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। भाषिक जो संरचना होती है, जो हमारे वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में बोलने में, लिखने में, उन वाक्यों का प्रयोग करने में बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं। और अगर वाक्यों का प्रयोग करने में बच्चे एक्सपर्ट हो गए, दूसरे के सामने उन्हें हिंदी बोलनी है, तब वाक्य ही तो बोलने पड़ेंगे, तो वे वाक्य बच्चे बोल देंगे वहां पर जाकर, मतलब वे भाषा सीख जाते हैं। 12वां पॉइंट है, इसमें बच्चों की झिझक दूर हो जाती है। इस विधि में झिझक क्यों दूर हो जाती है, क्योंकि बच्चे एक वाक्य को 1000 बार स्कूल में बोल रहे हैं, अब वही वाक्य उन्हें स्कूल के बाहर जाकर बोलना है, तो 1000 बार में बोल चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है, उन्हें ऐसी कोई एजिटेशन उन्हें नहीं होने वाली। यह आपकी संरचनात्मक पद्धति थी। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएड एग्जाम में देखने को मिलता है। स्पेशल अगर मैं बीएड एग्जाम की बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको यह देखने को मिलेगा, बहुत बार आया हुआ है। आई होप संरचनात्मक पद्धति क्या होती है इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।